हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्थिर वैद्युत चैप्टर, इसका मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के डिटेल में डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, हिस्ट्री कहाँ से आई इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, जितने सिद्धांत हैं, जितने प्रैक्टिकल्स हैं, उतने ही आंकिक प्रश्न हैं, सभी तरह से मतलब पूरा फिजिक्स है भाई, डेरिवेशन डिराइव करना पड़ेगा, व्यंजक निगमित करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक, इस चैप्टर को विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हम लोग एक और कॉमन नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, स्थिर वैद्युत। तो स्थिर वैद्युत चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये जो स्थिर वैद्युत चैप्टर है ये स्टार्ट कहाँ हुआ। तो लगभग 600 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, एक दार्शनिक हुआ करते थे थेल्स। एक दार्शनिक हुआ करते थे थेल्स। कहाँ के थे ये थेल्स? अब यार 600 ईसा पूर्व का फोटो थोड़ी ना होगा, ठीक। एक मूर्ति है थेल्स की, है ना, जिसको हम लोग जिससे हम लोग उनको समझ सकते हैं कि वो कैसे दिखते थे, है ना। तो ये थेल्स हैं। ये थेल्स थे कहाँ के? तो थेल्स थे मिलेटस नाम के जगह से, ठीक। तो मिलेटस कहाँ पे पड़ता है? तो ये ग्रीस में, है ना। आजकल तो वो पूरा ग्रीस बचा ही नहीं। तो ये जो ग्रीस के मिलेटस नामक स्थान के एक दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने क्या कहा कि एक पत्थर होता है ना, एक येलो पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस जैसा होता है एक पत्थर, जिसे बोलते हैं हम लोग एम्बर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एम्बर। ये पुखराज टाइप का होता है बेटा, जैसे अंगूठियां नहीं पहनते बहुत सारे लोग। तो अगर कोई पीले रंग का अंगूठी पहना हुआ है, पीले रंग के पत्थर की अंगूठी पहना हुआ है, तो इसका मतलब उसने ठीक एम्बर जैसे किसी पत्थर को पहना है। वो एम्बर ही है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट वो उसी टाइप का दिखता है ना। तो उसने पता किया कि जब ये एम्बर नाम के पदार्थ को किसी ऊनी कपड़े से, है ना, या रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक, किसी ऊनी कपड़े से अगर हम इसको रगड़ते हैं, ठीक, तो हम देखते हैं कि इसमें कागज के टुकड़ों को, कपड़ों के रेशों को, धूल के कणों को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो दार्शनिक थेल्स ने हमें सबसे पहले बताया था, जो रिटर्न में प्रूफ में मिलता है, कि एम्बर नाम के पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर उसमें कागज के टुकड़े, कपड़े के रेशे, धूल के कणों को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनको हम लोग ब्राउन के नाम से जानते हैं, ठीक, ब्राउन। उन्होंने बताया कि विद्युत किसे कहते हैं। वैसे ये विद्युत जो है, इंग्लिश में तो भाई हम लोग विद्युत जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत में विद्युत टर्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आया कहाँ से उसको समझो, फिर उसकी परिभाषा को भी देख लेंगे। एम्बर को ग्रीक में ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये स्पेलिंग अलग है, बट यही ओरिजिनल स्पेलिंग है ग्रीक की, उसमें उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, CTRON नहीं KTRON, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहीं से निकला इलेक्ट्रॉन और वहीं से आगे बनी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। ये विद्युत टर्म जो है वो एम्बर शब्द से आया, क्योंकि प्राचीन में जो हमें पता है, सबसे पहले पता चला, वो किसका पता चला था? एम्बर से ही विद्युत का पता चला था। तो ब्राउन जो है, उन्होंने और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ करके देखा कि क्या है, हो रहा है ना। तो जो ब्राउन है, उन्होंने एक परिभाषा दी। परिभाषा क्या थी? कुछ इस तरह की थी। परिभाषा को अगर हम देखें तो वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को किसी विशिष्ट पदार्थ से
रगड़ने पर उसमें कागज के टुकड़ों कपड़ों के रेशों धूल के कण आदि को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विद्युत कहते हैं। वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को किसी विशिष्ट पदार्थ से, मतलब किसी को किसी से भी घिसने से ऐसा नहीं है कि विद्युत का गुण उत्पन्न होता है, किसी विशिष्ट पदार्थ से घिसना पड़ता है। रगड़ने पर उसमें कागज के टुकड़ों कपड़ों के रेशों धूल के कणों आदि को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ध्यान देना, ब्राउन ने कहा था कि यह एक तरह की ऊर्जा है, पर बाद में जब हम लोगों ने इस पर, वैज्ञानिकों ने इस पर अधिक शोध किए तो शोध से पता चला कि यह ऊर्जा नहीं है, यह मूलभूत गुण है। जैसे किसी पदार्थ का मूल गुण उसका द्रव्यमान होता है, उसका वेट होता है ना, वैसे ही यह पदार्थ का मूल गुण है। किसी पदार्थ से तुम उसकी ऊर्जा को निकाल सकते हो, वो ऊर्जाहीन हो जाएगा, पर आवेश को पूर्णतः निकालना किसी पदार्थ से संभव नहीं है। इसको कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है, इसको हम लोगों ने एक ऊंचाई पर रखा, किसी ऊंचाई पर, और पदार्थ को ऊंचाई से हमने धक्का दे दिया। अब यहां पर उसके पास कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा नीचे आते आते तक खर्च हो जाएगी और यहां नहीं बचेगी। पर अगर मैं इसको किसी पदार्थ से घिस दूं और घिसने के बाद इसमें क्या उत्पन्न हो जाए? आवेश। इसमें क्या उत्पन्न हो जाए? आवेश। अब अगर हम लोग किसी पदार्थ को यहाँ आवेशित कर दें और वो नीचे गिरे, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका आवेश समाप्त हो जाएगा? तो आवेश कभी भी समाप्त नहीं होगा, आवेश कभी भी समाप्त नहीं होगा, है ना। यहाँ जो आवेश है वो गिरने पर भी बचा ही रहेगा। इसका मतलब किसी भी पदार्थ पर आवेश जो है वो खर्च नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है। तो हमें इससे ये पता चला कि आवेश पदार्थ का मूल गुण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आवेश पदार्थ का मूल गुण है, वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना। हम उसको, आवेश को पदार्थ से पृथक नहीं कर सकते, पदार्थ के अंदर आवेश होगा ही, उसको कभी भी आप अलग नहीं कर सकते, वो उसके अंदर बचा रहेगा। इसीलिए हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक अलग होता है। आवेश का मात्रक क्या है? ज़्यादातर बच्चों को पता होगा आवेश का मात्रक के बारे में, वो क्या है? कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम है, जबकि ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल, अर्ग, ये सब है। तो ऊर्जा का मात्रक अलग है, आवेश का मात्रक अलग है। ये बताता है कि ये दो अलग अलग राशियां हैं, वो समान राशि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को देख लिया कि आवेश पदार्थ का क्या है? मूल गुण है। ठीक, अब आवेश पदार्थ का अगर मूल गुण है तो ये कितने प्रकार के होते हैं? आवेश का अगर हम प्रकार देखें, ठीक है बेटा, क्या पढ़ते हैं? आवेश के प्रकार। तो कालांतर से ही हम, मतलब ब्राउन ने ही बता दिया था कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मतलब अगर वर्गीकरण करें तो पहला कहलाता है कांचाभ आवेश। क्या कहलाता है? कांचाभ आवेश। और दूसरा कहलाता है रेजिनी आवेश। तुम लोग अलग नाम सोच रहे थे, धनावेश ऋणावेश सोच रहे थे, ठीक है, वो धनावेश एंड ऋणावेश आया, बट हम लोग अभी हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि कब कौन किसने क्या बताया।
तो इनिशियली हम लोगों को पता चल गया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कांचाभ आवेश और रेजिनी आवेश। तो कैसे पता चला, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कांच की छड़ है। कांच की छड़ को हम लोगों ने ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक टांग दिया। कांच की छड़ को हम लोगों ने क्या किया, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक टांग दिया। पर इस कांच की छड़ को पहले हम रेशम के कपड़े से रगड़ लिए, मतलब ये कागज के टुकड़ों, धूल के कणों, कपड़ों के रेशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक इसी तरह से मैं अगर एक और आवेशित कांच की छड़, चार्ज कांच की छड़ जिसको रगड़ दिया गया है रेशम के कपड़े से लेकर के आऊं, तो हम देखते क्या हैं कि यहाँ ये कांच की छड़ दूर चली जाती है। इसमें भी आवेश है क्योंकि इसको भी रगड़ा गया है, इसमें भी विद्युत उत्पन्न हो गया है। उसमें भी आवेश है क्योंकि उसको भी रगड़ा गया है, क्योंकि उसमें भी विद्युत उत्पन्न हो गया है। और हम देख रहे हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हुआ कि क्या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यही प्रयोग को अगर हम एबोनाइट के साथ दोहराएं, हम एक ले लेते हैं एबोनाइट की छड़। एबोनाइट थोड़ा रेजिनी मटेरियल होता है बेटा। रेजिनी पदार्थ किन्हें कहते हैं? एबोनाइट जो है वो रेजिन टाइप का पदार्थ होता है। एक मिनट, हाँ, तो एबोनाइट किस तरह का पदार्थ होता है उसको समझ जाओ, है ना। वो रबर टाइप का मटेरियल का पदार्थ होता है ना। उससे जैसे जूते या रेनकोट टाइप की चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो कि पानी से दूर भागती हैं, पानी को छोड़ती हैं, ऐसा पदार्थ होता है। तो जब हम एबोनाइट नाम के जो काला टाइप का रबर टाइप का दिखता है, इस पदार्थ को जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, ऊनी कपड़ों से उसको ऐसे रगड़ देते हैं, तो उसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। ठीक, इसके पास अगर हम कोई एबोनाइट की ही छड़ लेकर के आए, क्या लेकर के आए? एक एबोनाइट की छड़, तो हम देखते हैं कि ये भी दूर भागता है। इसका मतलब इसमें भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, बट जब हम इसके समीप एबोनाइट के स्थान पर कांच की छड़ लेकर आते हैं, एबोनाइट के स्थान पर हम अगर इसके पास कांच की छड़ लेकर के आते हैं, तो एक कांच की छड़ की तरफ आकर्षित होता है। इससे समझ में आ रहा है, देखो इसमें भी आवेश है, ये भी धूल के कणों को आकर्षित करता है रगड़ने पर, ये दोनों भी करते हैं। पर एबोनाइट और एबोनाइट में समान है, ये प्रतिकर्षण हो रहा है, और एबोनाइट और कांच में अलग है, इसमें आकर्षण हो रहा है। तो इससे हम ये ले सकते हैं कि विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो इन दोनों में अलग अलग आवेश है, तब ना आकर्षित कर रहे हैं। इससे पता चला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला आवेश कहलाता है कांचाभ आवेश और दूसरा आवेश कहलाता है रेजिनी आवेश। ठीक है, दो तरह के आवेश होते हैं। पहला आवेश कहलाता है कांचाभ आवेश और दूसरा आवेश कहलाता है रेजिनी आवेश, है ना। कांचाभ आवेश किसे कहते हैं? कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से या ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न हुआ आवेश कांचाभ आवेश कहलाता है, और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या रेशम के कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ में उत्पन्न हुआ आवेश रेजिनी आवेश कहलाता है। ठीक, अब अगले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम किया, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन।
कौन है बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को बनाने वाले कुछ मूल आदमियों में से, जिन्होंने अमेरिका को एक दूसरे के साथ संयुक्त किया, उनमें से एक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने आवेश के प्रकार को इस तरह से बताया, आवेश के प्रकार बताए कौन कौन से होते हैं? धनावेश व ऋणावेश। तो वो कैसे समझे कि दो तरह के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश? इसे समझने के लिए मैंने पहले ही इस पेज पर दो धातु के गोले लिए हैं जो समान आकार के दिख रहे होंगे, दो धातु के गोले ए और बी। हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे इस कांच के गोले में स्थानांतरित कर देते हैं, टच कर देते हैं उसको, तो इस पर आवेश आ जाएगा, ठीक। और एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न हुए आवेश को, उसको भी रेशम के कपड़े या ऊनी कपड़े से रगड़कर उसमें उत्पन्न हुए आवेश को बी में स्थानांतरित कर देते हैं। अब जब हम इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो पाते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि अगर आप +5 -5 करो तो इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 0। +5 को -5 करोगे तो क्या आएगा? इक्वल्स टू 0। जैसे 5 को निरस्त कर दे रहा है क्योंकि एक धन है और एक ऋण है, ठीक उसी तरह से कांचाभ आवेश रेजनी आवेश को निरस्त कर रहा है। तो इससे ये समझ आया कि इनमें से एक क्या होगा? धनावेश होगा और दूसरा क्या होगा? ऋणावेश होगा। इस तरह हम देखते हैं कि धनावेश जो है वो ऋणावेश द्वारा निरस्त हो जाता है। और इसी मूल प्रकृति को ऑब्जर्व करने के बाद वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट मीन्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, है ना। कांचाभ आवेश को उन्होंने धनावेश कहा, रेजनी आवेश को ऋणावेश कहा। अर्थात कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश जो है वो कांचाभ आवेश धनावेश कहलाता है, और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या रेशम के कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न हुआ आवेश अर्थात रेजनी आवेश जो है वो ऋणावेश कहलाता है। इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो आवेश समझाए, धनावेश और ऋणावेश। समझ आया बच्चों? तो इस तरह से हम लोगों ने आवेश के दो प्रकार को कंफर्म कर लिया, ठीक है बेटा। अब अगर इस तरह से हम लोग पदार्थों को वर्गीकृत करें तो क्या इतने ही पदार्थ होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। बहुत सारे पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ने पर यह आवेश आता है ना। बहुत सारे पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ने पर आवेश आता है। इन पदार्थों को अगर एक विशेष श्रेणी में व्यवस्थित किया जाए तो जो बनता है उसे बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, मतलब ट्राइबो विद्युत श्रेणी। इसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज या ट्राइबो विद्युत श्रेणी, है ना। ट्राइबो वर्ड जो है वो घर्षण के लिए यूज किया जाता है ग्रीक में। ये घर्षण के लिए उत्पन्न किया जाता है। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि घर्षण विद्युत क्या है? तो ये तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी बता देगा अब कि घर्षण द्वारा उत्पन्न हुआ विद्युतीय गुण घर्षण विद्युत कहलाता है ना। जब हम किसी पदार्थ को किसी विशिष्ट पदार्थ से रगड़ते हैं
तो उस पदार्थ में कपड़ों के रेशों, कागज के टुकड़ों, धूल के कणों को अपनी ओर खींचने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हम इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। तो घर्षण शब्द से एक वर्ड, ग्रीक वर्ड ट्राइबो निकला, इसे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज या ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रेणी में ऊपर स्थित किसी पदार्थ को नीचे स्थित किसी पदार्थ से रगड़ा जाए तो ऊपर स्थित पदार्थ में धनावेश आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा, वहाँ ग्लास लिखा हुआ है। ग्लास मतलब कांच। कांच को जब हम लोग किसके साथ रगड़ते हैं तो यहाँ नीचे तुम देख सकते हो सिल्क, सिल्क मतलब रेशम। कांच के साथ, कांच को अगर सिल्क से रगड़ेंगे तो कांच पर कौन सा आवेश आएगा? धन, और सिल्क पर कौन सा आवेश आएगा? ऋण। ठीक, मतलब ऊपर स्थित पदार्थ को नीचे स्थित पदार्थ से रगड़ने पर ऊपर स्थित पदार्थ में धनावेश आएगा और नीचे स्थित पदार्थ में ऋणावेश आएगा। जब भी हम एक से ज़्यादा पदार्थों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे और वो अगर ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रेणी में है तो ऊपर स्थित पदार्थ को नीचे स्थित पदार्थ से रगड़ने पर ऊपर स्थित पदार्थ में कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। कई बार ये भी ध्यान रखना बेटा कि अगर हम एक धातु के गोले को एक दूसरे धातु के गोले के साथ रगड़ेंगे तो आवेश नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? चालक हैं। तो अगर घर्षण से कोई आवेश इधर उधर गया भी तो वापस वह एक दूसरे में वितरित हो जाएगा, जिसके कारण चार्ज नहीं आता है। तो धातु को धातु से रगड़ने पर हम देखते हैं, क्योंकि धातु बहुत आसानी से विद्युत आवेश स्थानांतरित करते हैं, इसीलिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आता है। एक धातु को दूसरे धातु से पीटो, हथौड़ी को हथौड़ी से पीटो, तलवारों से तलवारें टकराएं, चिंगारियां उत्पन्न होंगी, पर कोई भी तलवार आवेशित नहीं होगी। हाँ, कुचालक को धातु से रगड़ेंगे तो धातु आवेशित हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रेणी क्या है। ये एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, है ना। ये एनसीईआरटी में है हमारे पास, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित पदार्थ का पता लगाया जा सकता है। अगर आसपास कोई आवेशित पदार्थ हो, है ना, तो हम उसका पता लगा सकते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में हम देखेंगे कि एक धातु की तार को हम लोग कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे। एक धातु के तार को हम कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे, एक रिंग सा बना लेंगे और उसको कुछ ऐसे हुक सा बना लेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक कुचालक डॉट लेना है यहाँ, है ना, एक गत्ते का टुकड़ा, पुट्ठा या इस तरह का कुछ भी, और उसको हम एक कांच के बोतल में जो पारदर्शक हो उसमें इस तरह से रख देंगे। इसके अंदर में हम दो पतले स्वर्णपत्र सोना बहुत ही आघातवर्धनीय धातु है, इसको पीट कर बहुत पतला किया जा सकता है। तो बहुत पतले हल्के हल्के दो स्वर्णपत्र उपयोग में लाएंगे और उनको हम लोग यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर देंगे। देखो यूँ इस तरह अरेंज करेंगे कि इनके जो छिद्र हैं वो अपेक्षाकृत बड़े हों। तो अपेक्षाकृत बड़े छिद्रों की उपस्थिति के कारण जो ये स्वर्णपत्र है ये आसानी से इस धातु की छड़ पर से हिल सकता है, हिल डुल सकता है। अगर हम किसी भी आवेशित पदार्थ के समीप इसको लेकर जाएंगे, कोई चार्ज पार्टिकल है ना, जिस पर धनावेश है, अगर हम इसके समीप इसको लेकर के जाएंगे तो प्रेरण के फलस्वरूप इस तरफ कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण। और हमको पता है कोई भी पदार्थ विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है ना। कोई भी पदार्थ विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो जब एक तरफ पर नेगेटिव चार्ज आता है तो दूसरी तरफ पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तुम बोलोगे सर यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर कैसे, यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर कैसे आया? पर याद रखें कि यह धातु है, धातु जिसमें आवेश बह सकता है। जैसे ही सजातीय आवेश आएंगे हम देखेंगे कि ये दोनों स्वर्णपत्र एक दूसरे से दूर की ओर फैल जाएंगे, मतलब इस तरह से फैल जाएंगे ऐसे। तो ये जो गोल्ड फॉइल्स हैं ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ये स्वर्ण पत्र एक दूसरे से दूर जाकर बताएंगे कि समीप में कोई आवेशित कण है।
ठीक है, समीप में क्या है, कोई आवेशित कण है। याद रखेंगे प्रेरण के लिए भी और पदार्थ में आवेशित होने के लिए भी आवेश कहाँ से आया, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एक सिद्धांत से जिसे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो है वो कैसे होती है इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं, कोई भी परमाणु जो है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। उसके सेंटर में आप पता करेंगे तो नाभिक होता है, नाभिक पर धनावेश होता है। बाहर क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो वृत्तीय कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वृत्तीय कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। पर परमाणु पर कुल आवेश जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है। अगर हम नेट चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे, इसका कुल आवेश निकालने की कोशिश करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, नेट चार्ज ऑफ एनी एटम, किसी भी परमाणु का कुल आवेश 0 होता है। जैसे कि अगर हीलियम परमाणु ले लो, है ना, तो हीलियम परमाणु 2 4 होता है। हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2। तो नेट चार्ज अगर निकालेंगे, है ना, वो कितना होगा, +2 ESU - 2 ESU बराबर नेट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, बट अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 2 ही रहें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए 3, तो इस केस में इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इस केस में इसका नेट चार्ज हो जाएगा +2 - 3 मतलब -1 ESU। ठीक है, उसी तरह से अगर प्रोटॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाए, ठीक, केवल एक रह जाए, तो हम देखेंगे इस केस में नेट चार्ज हो जाएगा कितना, +2 - 1 मतलब +1 ESU। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चार्ज थोड़ा कम हो गया तो +1 आया, है ना, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो +1 आया। इलेक्ट्रॉन की कमी से हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, ऋणावेश। तो कैसे समझें, जब किसी पदार्थ को किसी विशिष्ट पदार्थ से रगड़ा जाता है, जब भी किसी पदार्थ को किसी विशिष्ट पदार्थ से रगड़ा जाता है, तो घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा का उपयोग कर एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरण से एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जबकि दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनावेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऋणावेशित हो जाता है। इस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। इसे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक, इसे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। क्या देखिए, कोई भी परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक, कोई भी परमाणु क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा का उपयोग कर एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनावेशित और जिसमें अधिकता होती है वो ऋणावेशित हो जाता है। इस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। तो हम लोगों ने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा। एक और चीज पढ़ लेंगे, है ना, कि प्रेरण क्या है। एक वर्ड यूज किया था मैं थोड़ी देर पहले, प्रेरण क्या है। प्रेरण में
संपर्क नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में नहीं आएगा, संपर्क में आएगा तो फिर उसे प्रेरण नहीं कहते हैं। अगर मैं बिना कुछ छुए तुम तक गुण उत्पन्न करा दूं कुछ, है ना, सोच के देखो, अगर मैं आप लोगों के सामने में खड़े होकर के ठहाका मार मार के हंसने लगूं, बहुत जोर जोर से एकदम तेज तेज हंसने लगूं, तो तुम क्या करोगे? अगर मैं हंसूंगा तो तुम लोग भी हंसोगे बिना रीजन जानने कि क्यों हंस रहा हूं, है ना। कोई भी बहुत रोता हुआ दिखे तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, है ना। कोई बहुत खिलखिलाता हुआ दिखे तो हम लोग उसको देख करके हंसने लगते हैं। तो ये प्रेरण है जो एक ने दूसरे को किया, है ना। किसी घर में अगर कोई बच्चा आईएएस में सेलेक्ट हो जाता है, जेई सेलेक्ट कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, तो उस घर के आस जो उनके भाई बहन है वो भी प्रेरित हो जाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं उसकी तरह बनने की, है ना। तो उनमें प्रेरणा आ जाता है। ठीक, तो जब हम किसी आवेशित पदार्थ के समीप कोई निरावेशित पदार्थ लेकर आते हैं, तो निरावेशित पदार्थ निरावेशित क्यों है? क्योंकि उसमें धन और ऋण समान मात्रा में है। पर तुम देखोगे कि जैसे ही हम यहाँ पर एक धनावेशित पदार्थ को लाएंगे तो होता क्या है कि धन के कारण इस तरफ कौन आ जाएगा? ऋण। धन के कारण इस तरफ कौन आ जाएगा? ऋण। तुम देखोगे यहाँ जो चार्ज है वो थोड़ा अलग तरह से अरेंज हो जाएगा। सारे के सारे ऋण जो हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और धन जो है वो एक तरफ आ जाएंगे। तो इसके एक हिस्से को अगर हम देखेंगे तो वो ऋणावेशित हो जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से को देखेंगे तो धनावेशित हो जाएगा। कुल मिला के देखेंगे तो इस पर अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0 है। इस पर नेट चार्ज अभी भी 0 है, कुल आवेश अभी भी इसका 0 है। पर जब हम लोगों ने इस पर इसके समीप एक धनावेशित प्लेट लाया तो इसके एक सिरे पर ऋण और दूसरे सिरे पर धन आ गया। इसका मतलब वो क्या हो गया? प्रेरित हो गया, है ना, प्रेरण हो गया। ठीक है, तो प्रेरण जो है वो कब हुआ? जब हम लोगों ने समीप कोई आवेशित कण को लाया तब प्रेरण हुआ। इस तरह से हम समझेंगे इसको, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जिंग में प्रेरण, है ना। अगर हम यहाँ पर एक टर्म और लिखें, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको समझाएं कि कैसे चार्जिंग आ जाता है प्रेरण द्वारा। इलेक्ट्रिक प्रेरण द्वारा हम कैसे देखते हैं कि कहीं पर आवेशन आ गया। तो इसके लिए हमारे पास मान लेते हैं एक धातु का गोला है, एक धातु का गोला है। इस धातु के गोले पर अभी कोई आवेश नहीं है, नेट चार्ज 0 है। हम क्या करेंगे, इसके समीप एक आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं, कांच की छड़ को लेकर आते हैं जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ दिया गया है, मतलब जिस पर कौन सा आवेश है? धनावेश है। धनावेश को समीप में लाने पर हम देखेंगे कि इस धातु के गोले के एक ओर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। जबकि उतना ही धनावेश हम देखेंगे विपरीत ओर आ जाएगा। क्यों आ गया? प्रेरण द्वारा। अब हमको करना क्या है? हमको इस गोले को पृथ्वीकृत कर देना है। क्या कर देना है? पृथ्वीकृत। पृथ्वीकृत मतलब अर्थ से जोड़ देना है। पृथ्वीकृत करने पर होता क्या है कि पृथ्वी क्योंकि शून्य विभव की है वो संपूर्ण आवेश ले लेती है ना। संपूर्ण आवेश, चाहे तुम उसको धन दो चाहे ऋण दो, वो ले ही लेती है ना। देखना, हम लोग घरों में जितने भी विद्युत उपकरण उपयोग करते हैं उसमें 3 पिन होता है। एक फेस का होता है, एक न्यूट्रल का होता है और एक अर्थिंग का होता है। तो तीसरा वाला जो ऊपर का होता है वो क्या का होता है? अर्थिंग का। अगर तुम्हारे घर का कूलर, है ना, एटीट्यूड में रहता है और तुम्हें बीच बीच में झटके देता रहता है तो उसका कारण ये है कि वहाँ अर्थिंग ठीक नहीं है। अर्थिंग सही कर दो तो तुम्हारे घर का कूलर झटका नहीं मारेगा। ठीक है बेटा, तो अर्थिंग कर दें तो वो सारा आवेश क्या करेगा? निरस्त कर देगा। पर कौन से आवेश को निरस्त करेगा? 2 तरह के आवेश होते हैं, एक को बोलते हैं बद्ध आवेश, दूसरे को बोलते हैं मुक्त आवेश। तो मुक्त आवेश वो है जो बंधा हुआ नहीं है, जो छूटा हुआ है, जिसे जो कहीं जा सकता
है ना। कुछ लोगों के फैमिलीज में, घरों में बच्चों को घर से निकलने ही नहीं दिया जाता। शाम हुआ 5 बजे फ़ोन करके बोलेंगे कहाँ है बेटा, 7 बजे तक घर आना ही आना है ना। ठीक, पर कुछ होते ना जिनके घर में बच्चे 12-12 बजे 1-1 बजे रात तक घूम ही रहे हैं बाहर, है ना। तो जो घूम रहे हैं, आवारा हैं, वो मुक्त हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और जो नहीं घूम रहे हैं, नहीं जा सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, एक जगह बंधे रहेंगे, उसे क्या बोलते हैं, बद्ध आवेश। तो जो मुक्त आवेश है वो क्या हो सकता है, वो बह सकता है। तो ये आवेश बहकर कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पृथ्वीकृत हो जाएगा। वो आवेश बहकर पृथ्वीकृत हो गया है। अब पृथ्वीकृत होने के बाद तुम्हें इसको हटाना नहीं है, इस संपर्क को तोड़ना है। इस संपर्क को क्या कर दें, तोड़ें, इसको हटाए बिना। तो इसको हटाए बिना अगर इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, ये संपर्क टूट गया, चलो हम लोग इसको मिटा देते हैं, है ना। ये संपर्क टूट गया तो अब इस पर आवेश जितना था उतना ही रह गया, है ना। अब वो पृथ्वी से तो संपर्क में है नहीं। अब तुम देखोगे तो जो धातु का गोला है उस पर केवल कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। इस तरह से हम लोगों ने धातु के गोले पर ऋणावेश लाया। अगर मुझे धनावेश लाना हो तो मैं यही प्रक्रम को कांच की छड़ की जगह एबोनाइट की छड़ से दोहराता। एबोनाइट की छड़ आती, इधर धन होता उधर ऋण होता, उसको पृथ्वी से करते तो ऋणावेश पृथ्वीकृत हो जाता, निरस्त हो जाता, और इस तरह से हम प्रेरण द्वारा किसी पदार्थ को आवेशित कर पाते। ठीक, अब बेटा ये जो वर्गीकरण है ये बहुत ही आसान है कि चालक और विद्युत रोधी किन्हें कहते हैं भाई, है ना। तो चालक किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से आवेश और क्या ऊष्मा को बहने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चालक। और जो नहीं बहने देते उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। वर्गीकरण में आप आराम से देख सकते हो कि धातु, अर्धचालक और विद्युत रोधी। धातु मतलब चालक, वो कौन कौन है, यहाँ आंकड़े लिए हैं, ये प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता के आंकड़े हैं। आंकड़ों का क्रम बुक में दिया हुआ है, तो इस क्रम में आप याद कर सकते हो कि किस रेंज में रहने पर कोई चालक है, किस में रहने पर कुचालक है, किस में रहने पर अर्धचालक है। जिसकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य में होगी वो अर्धचालक है ना। चालक वो है जो किसी भी ताप पर, किसी भी सिचुएशन में अपने से विद्युत धारा और आवेश को बहने देता है, और विद्युत रोधी वो है जो नहीं बहने देता। चालक जो है वो सामान्य, अर्धचालक जो है वो सामान्य ताप पर बहने देते हैं, किंतु निम्न ताप पर बहने नहीं देते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग आगे अगर देखें तो आवेशों के 3 मूलभूत गुणों का वर्णन हम लोग के बुक में दिया हुआ है। आवेशों के 3 मूल गुण हैं, आवेशों की योज्यता, दूसरा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा हम देखेंगे वो है आवेशों का संरक्षण। ये 3 पॉइंट जो है हमारे बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आवेशों के मूलभूत गुण हैं। इनमें से पहला गुण हम पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। क्या होता है आवेशों की योज्यता, यहाँ हम इसे परिभाषित करते हैं कुछ इस तरह से, किसी निकाय का कुल आवेश उसके अवयवी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। याद है बेटा निकाय किसे कहते हैं, निकाय ध्यान है, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के लिए चुना गया है उसे क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई निकाय है ऐसे, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि इस पर कुल आवेश निकालना है, तो यहाँ पर 3 बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा बिंदु सी है। बिंदु ए पर मान लो कितना आवेश है, तो +9 कूलम, है ना। बिंदु बी पर मान लेते कितना आवेश है, -2 कूलम, है ना। और बिंदु सी पर मान लेते कितना आवेश है, +5 कूलम। ऐसा कुछ भी ले लेते हैं, है ना, कोई भी आवेश ले सकते हैं। तो क्या बोलता है आवेशों की योज्यता, ये बोलता है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके अवयवी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश एक अदिश राशि है, तो अदिश राशियों का परिणामी हमेशा बीजगणितीय योग होता है। तो अगर मैं कुल आवेश Q नेट लिखूं तो Q नेट बराबर क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3 + डैश डैश डैश, निकाय में जितने आवेश हैं सबको जोड़ दोगा, है ना। तो अभी अगर मैं कुल आवेश निकालना चाहूँ
तो पहले पर कितना आवेश है +9 प्लस दूसरे पर कितना आवेश है -2 प्लस तीसरे पर कितना आवेश है +5। तो इस तरह से 9 - 2 + 5 हो गया। 9 - 2 कितना हुआ 7, 7 में 5 जोड़ दो कितना आएगा 7 5 है ना 12। तो इस तरह से 12 कूलम आए, वो भी किस में प्लस में, है ना। तो इस तरह से हम लोग कुल आवेश निकाल सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे Q नेट बराबर ऐसे समेसन का चिन्ह लगाकर I बराबर 1 to N Q, यहाँ बराबर नहीं होगा, Q I ऐसे लिख सकते हैं। I का मान 1 2 3 4 5 6 N तक हो सकता है। हजारों आवेश हैं तो उन्हें सबको जोड़ दें तो कुल आवेश आ जाएगा। जोड़ेंगे कैसे, बीजगणितीय रूप से कुछ नहीं, सीधा जोड़ देना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिख करके। तो इसको बोलते हैं आवेशों की योज्यता। ये आवेशों की योज्यता पहला गुण है ना, जिसमें हम समझते हैं कि कुल आवेश कितना होता है। ठीक है। दूसरा, विद्युत आवेश संरक्षित है। ये आवेशों का दूसरा मूलभूत गुण है कि विद्युत आवेश संरक्षित है। आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्युत आवेश का संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, तो आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम तुम लोग पढ़े थे, ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उसे क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक वैसे ही आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब इसको समझने के लिए एक और स्टेटमेंट बनता है इसका, उसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एक विलगित निकाय है। कैसा निकाय है, एक विलगित निकाय। याद होगा बेटा, विलगित निकाय किसे कहते हैं, एक ऐसा निकाय जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का विनिमय लेन देन संभव नहीं है, ऐसे निकाय को हम कहते हैं विलगित निकाय। निकाय जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव नहीं है, उसे कहते हैं हम लोग विलगित निकाय, है ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल आवेश 5 कूलम है। अब क्योंकि आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो क्या ये 5 कूलम आवेश कभी 6 कूलम आवेश होगा, तो उत्तर है नहीं, क्योंकि आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, है ना। अब हम ये देखें कि क्या 5 कूलम आवेश कभी 4 कूलम आवेश होगा, तो प्रश्न का उत्तर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आवेश को नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये 5 का 5 ही रहेगा, मतलब क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यहाँ पर वो आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये एक तरीका हो गया इसको बोलने का। एक और तरीका बोल सकते हैं, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव क्या होता है, नियत होता है। किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश सदैव क्या होता है, नियत होता है। ये विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, है ना। तो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव क्या होता है, नियत होता है। नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा जो गुण है उसे पढ़ लिया। तीसरा गुण सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में भी आता है, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण। ये क्या कहता है, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। सबसे छोटा आवेशित कण जो उपलब्ध है वह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई कण नहीं है जो आवेशित है। अभी अब तक हम लोग जितना भी जानते हैं मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से सबसे छोटा ज्ञात कण जो है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन से छोटा कण कोई आवेशित नहीं है। तो कम से कम तुम किसी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, सिंपल।
इलेक्ट्रॉन क्योंकि आधे में है नहीं, चौथाई में है नहीं, है ना, उसका कोई हिस्सा है नहीं, तो हिस्से में नहीं निकाला जा सकता या नहीं दिया जा सकता। जैसे सबसे छोटा, अगर तुम किसी को पैसे देना चाहो तो 1 रुपये दे सकते हो आज के डेट में इंडिया में, वैसे 1 रुपये देने पर भी सामने वाला बुरा मान जाएगा। चॉकलेट भी एक नहीं आता गा, हाँ ठीक, पर 1 रुपये दे सकते हैं, 2 रुपये दे सकते हैं, 5 रुपये दे सकते हैं, पर किसी को भौतिक रूप से 5.2 रुपये दिए जा सकते हैं क्या? 0.2 रुपये के लिए क्या रे 5 का नोट को फाड़ोगे बीच से? हाँ, नहीं बनेगा, वो फटा हुआ नोट कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा। सिंपल बात यह है कि हम किसी को पूर्ण रुपये दे सकते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7.9, 3.8 ऐसे रुपये दे या ले थोड़ी नहीं सकते हैं। वही बोल रहा है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, होल नंबर मल्टीपल के बराबर होती है। यहाँ n जो है इसका मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी, ठीक है। ध्यान दें, यहाँ पर तुम धन या ऋण लिख सकते हो। धन कब होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी से कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश आएगा, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से ऋणावेश आएगा। परिमाण की बात करें तो किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। बच्चों यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन पर कितनी आवेश की मात्रा होती है याद रखना चाहिए। कितनी होती है? -1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम। ये याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी याद कर लीजिए। 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 kg होती है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद हो गया, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा याद हो गई, है ना। तो हम इससे विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से सिंपल से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। देखो भाई, E का मान तो फिक्स है, E का मान क्या है? फिक्स है। या तो N देकर Q पूछेगा या फिर Q देकर N पूछेगा, है ना। दोनों में से एक पूछेगा, या तो Q दे देगा बोलेगा N बताओ, या N दे देगा बोलेगा Q बताओ, है ना। अब इसके अगर हम एक आध प्रश्न बना लें, है ना, एक आध प्रश्न बना लें। स्क्रीन को ब्लैक कर लेते हैं बेटा, लाइट स्क्रीन में अच्छे से लेटर्स जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना। तो एक प्रश्न बना ले रहा हूं मैं। किसी पदार्थ पर धन 1 कूलम आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि है? इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें, है ना, तो प्लस कूलम आवेश है तो पक्का क्या होगी? कमी होगी। धनावेश होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी से, तो वो हो गया। चूंकि Q बराबर दिया हुआ है, सॉल्व कर रहे हैं, चूंकि Q बराबर दिया हुआ है +1 कूलम, हमें N बराबर निकालना है। E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। बड़ा आसान प्रश्न है। चूंकि Q बराबर होता है NE, तो N बराबर होगा Q/E। N बराबर Q का मान रखो 1, E का मान रखो 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। ये हो जाएगा 10/16 गुणा 10 की घात धन 19। नीचे से ऊपर जाएगा, घातांक नियम से x की घात ऋण है तो वो ऊपर जाकर के धन हो जाता है, तो ये धन हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर इसको भाग दोगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 छक्के 48, 8 दूनी 8 पंचे गुणा 10 की घात 19। इसको हम लिख सकते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18 कूलम। ठीक, तो अंत में उत्तर लिख देना, है ना। तुम ये भी मेंशन कर सकते हो, चूंकि धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा अलग से भी लिख सकते हो, और लास्ट में उत्तर में लिख देना। अतः स्पष्ट है कि उक्त पदार्थ में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। सॉरी, कूलम नहीं होगा इसका जो मात्रक है,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकली है, तो 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। संख्या का कोई इकाई नहीं होता है ना, तो उसकी कमी है ऐसा तुम लिखोगे। ठीक इसी तरह से अगर मान लो हमें किसी प्रश्न में n का मान दे दे, n बराबर 500 दे दे, तो हम बड़े आसानी से q निकाल सकते हैं। q बराबर 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 गुलाम हो जाएगा। तो बस गुणा कर देना है और तुमको उत्तर मिल जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न 1 या 2 नंबर के इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो उनकी तैयारी रखें। और आगे हम लोग इस चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ेंगे और कूलाम के नियम पर आधारित टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो आज का क्लास इसी नोट पर एंड कर रहे हैं बच्चों। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो उसे कमेंट करो, है ना, उसको हम लोग बताएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बनाने का प्रयास करो और जो ना बने उसका स्क्रीनशॉट कमेंट में डाल दो। उन क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट करके हम एक अलग वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।